आज हम पादप अंगों के रूपांतरण में देख रहे थे अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। उसमें तीसरा पॉइंट विशिष्ट कार्य के लिए उनकी जो अपस्थानिक जड़ है उसके कार्य में, तो अभी देखेंगे अपस्थानिक जो जड़ है उसका रूपांतरण तीसरा है विशिष्ट कार्यों के लिए, टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शंस। तो इसमें पहला प्रचुस्की मूल देखेंगे, प्रचुस्की मूल देखेंगे, दूसरा परिपाची मूल, तीसरा जनन मूल, चौथा चुस्की मूल, पांचवा कवक मूल। तो इस प्रकार के मूल को देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रचुसी मूल। जो प्रचुसी मूल है एब्जॉर्बिंग रूट, कुछ पौधे दूसरे पौधे के ऊपर उगा करते हैं, ऐसे पौधों को अधिपादप कहा जाता है। ठीक है, ये अपने आश्रय से खाद्य सामग्री का अवशोषण नहीं करते। इनकी जो लटकने वाली जड़ें होती है वायु में उपस्थित जो आर्द्रता है उसका अवशोषण कर लेती है। इस कार्य हेतु तो इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें एक विशेष प्रकार की रचना, उसमें उसकी जड़ में विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जो स्वभाव से स्पंजी होती है। इसे आर्द्रताग्राही गुंठिका ये कहा जाता है। इसमें जैसे उदाहरण में आर्किड आता है और वैंडा आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं परिपाची मूल। ध्यान सुनेंगे, परिपाची मूल क्या है। तो ये कुछ जो अधिपादपों की जड़ों में हरित वर्णक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये हरित वर्णक की उपस्थिति के कारण ये जड़ें जो प्रकाश संश्लेषण वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है जो जड़ है। ठीक, ऐसी जड़ों को ही परिपाची मूल कहा जाता है। यानी जड़ जो है हरा रंग क्लोरोफिल पाया जाता है, हरा रंग का हो जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण कर लेती है जड़, तो इसको परिपाची मूल कहा जाता है। जैसे इसमें टिनोस्पोरा यानी जो आता है जिसको गुरबेल की कहा जाता है कि वायवी जड़ें भी हरी होने के कारण भोजन बनाने का काम कर लेती है। ठीक, ऐसी जड़ें परिपाची मूल्य कहलाती है। जैसे सिंघाड़े की जड़ें भी परिपाची होती है, ये ध्यान रखेंगे उदाहरण में। ठीक है, इसी में तीसरा देखते हैं जनन मूल। तो जनन जो मूल होता है रिप्रोडक्टिव रूट, तो शकरकंद के ऊपर उगने वाली जो जड़ें हैं वो वर्धी प्रजनन का कार्य कर सकती है, शकरकंद के ऊपर जो उगने वाली। और इसी तरह पत्थरचट्टा जो देखे हैं ब्रायोफाइलम में, और बिगोनिया की जो पत्तियां हैं इससे जो पत्र मूल है वो निकलती है, आप देखे भी होंगे। तो ये जो बेगोनिया है और जो ब्रायोफाइलम पत्थरचट्टा है जो नए पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं, इस तरह की जड़ें कार्य की दृष्टि से जनन मूल कहलाती है। यानी पत्ती को जब लगाओगे तो उसमें ही पत्ती है, यहाँ से जड़ आ जाती है और यहीं से नया पौधा उत्पन्न होते हैं। आप देखे होंगे कई घर में सौदार पौधे लगाते हैं, तो उसमें इसमें फिर आता है चुस्की मूल। तो जो चुस्की मूल होती है सकिंग रूट आर द हाउस्टोरिया जो है, कुछ ऐसे पौधे प्रकृति में पाए जाते हैं जिसमें सामान्य जड़ होती है, इसमें कुछ सामान्य जड़ नहीं होती है। तो ऐसे पौधे जो है अपने जो पोषक हेतु कुछ अन्य पौधों पर निर्भर रहती है, इसमें सामान्य जड़ नहीं होती है जो चुस्की मूले हैं। ठीक है, तो ये दूसरे पौधों पर निर्भर रहती है। इन पौधों को परजीवी ये कहा जाता है, और इन पौधों द्वारा जो पोषक पौधों के अंदर चुस्कांग भेजकर इनकी जो चुस्कांग को उसकी सहायता से पोषक पौधे में बनाया गया जो भोजन है उसको चूस लिया जाता है। इसमें चुस्कांग जो होता है उसको उसके अंदर दूसरे पौधे के अंदर भेज देता है। ये पैरासाइट है टाइप का होता है और ये अपना भोजन उससे ग्रहण कर लिया जाए। जैसे अमरबेल है, इसका एक उदाहरण है। अमरबेल सब जानते होंगे प्राय, जो कि पूर्ण स्तंभी परजीवी है, इसको कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कवक मूल जो होता है। तो कवक मूल में क्या है, कुछ उच्च कुल के जो पौधे को है और जो उच्च कुल के जो पौधे होते हैं उसकी जो जड़ है एवं कवक से मिलकर एक रचना कवक मूल कहलाती है। अर्थात ध्यान से फिर सुनेंगे, कुछ उच्च कुल के पौधों की जड़ एवं कवक से मिलकर एक बनी रचना जो होती है वो कवक मूल कहलाती है। और ये जो कवक मूल है वो मिट्टी के अंदर ह्यूमस में वृद्धि करती है और कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करती है, जो स्वयं कवक और पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक, इस तरह कवक मूल आपस में लाभदायक सहजीवी जो होता है उसका सहवास करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये सहजीवी का इसमें देखे होंगे चीड़ है,
भोजपत्र है, इसका एक उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार छठवां जो है उसमें प्लावी जो मूल आता है, छठवां प्लावी मूल, प्लावी मूल। तो इसके बारे में ये है कि जो प्लावी मूल होता है, पानी में उगने वाले पौधे जैसे जूसिया के तनों की जो पर्ण संधियां हैं उस पर छोटी छोटी जड़ों का गुच्छा पाया जाता है। ये स्वभाव स्पंजी होते हैं, इसलिए तैरने में ये सहायक होते हैं, इसी कारण इन्हें प्लावी मूल कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सातवां है संकुचनशील जड़ें। जो संकुचनशील जड़ें हैं, संकुचनशील जड़ें, जो संकुचनशील जड़ें हैं इसमें क्या होता है, ऐसे पौधों में जिनमें भूमिगत तना वो पाया जाता है और कुछ ऐसी जड़ें पाई जाती है जो संकुचित हो सकती है। ये जड़ें पौधों को आवश्यकता अनुसार स्थिति प्रदान करती है, जैसे प्याज है, जिमीकंद है, कैना है आदि इसी प्रकार की जड़ें इसमें देखी गई है। ठीक है, इसी प्रकार आठवां जो आता है इसमें वो है मूल ग्रंथिका। जो मूल ग्रंथिका है वो होता क्या है, मूल ग्रंथिका। तो मूल ग्रंथिका क्या है, मूल ग्रंथिका जो कुछ फलीदार पौधे जो लेग्यूमिनेसी कुल के उपकुल पैप्लियोनेसी के होते हैं, वो जीवाश्मी मूल ग्रंथिका उसमें पाई जाती है। और इन जड़ों में जो छोटी छोटी ग्रंथिकाएं होती हैं जिन्हें मूल ग्रंथिका कहते हैं, तो इन्हीं ग्रंथिकाओं में जीवाणु निवास करते हैं और ये जड़ में जो सहजीवी के रूप में रहते हैं, इनके विभाजन के कारण ही जो ग्रंथिका है उसका निर्माण होता है और ये जीवाणु वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण का कार्य करता है, जिसके कारण वह नाइट्रेट में रूपांतरित हो जाती है और इस तरह जड़ द्वारा भूमि की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाती है और इसी कारण फसलों के जो एकांतरण में इनका उपयोग भी किया जाता है। फसलों के एकांतरण में जो अन्न देने वाली फसलों के बाद दाल देने वाली जो फसलें हैं वह पुनः अन्न देने वाली जो फसलें हैं उसमें नियोजित ढंग से इस फसल को ली जाती है। जैसे मटर की मूल ग्रंथिका है, उसमें छोटी छोटी उसकी जड़ों में गांठ पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं तना इसे, तो स्टेम के बारे में। तो ये स्टेम होता है पौधों का वह आरोही भाग, ध्यान सुनेंगे, पौधों का वह आरोही भाग जो अंकुरण के समय प्रांकुर से विकसित होता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है, ये तना कहलाता है। जड़ प्रकाश की जो अभिप्रेत बढ़ता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है। पौधों का वह आरोही भाग अंकुरण के समय प्रांकुर से विकसित होता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना कहलाता है। इसी के ऊपर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल आदि लगे होते हैं जो सब मिलकर प्ररोह तंत्र बनाते हैं, शूट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें फिर तने की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तना की कुछ विशेषताएं, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम। तो तना की कुछ विशेषताएं को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके मैं बताते जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, यह पहला इसका जो विशेषता है, यह पौधे का अक्ष भाग है जो भूमि के विपरीत ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ता है। ठीक, दूसरा है यह प्रांकुर से विकसित होता है, प्रांकुर से। तीसरा है तने पर पर्व एवं संधियां होती है जो प्रत्येक पर्व संधि पर एक या एक से अधिक पत्तियां उपस्थित होती है जिनके कक्ष में कलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कक्षस्थ कलिका कहा जाता है। ठीक, चौथा इसका विशेषता है तने के अग्र सिरे पर अग्रस्थ कलिकाएं होती है जिससे तने की लंबाई बढ़ती है। पांचवा है तने के जो पार्श्व से शाखाएं विकसित होती है। ठीक, छठवां विशेषता है तने पर बहुकोशिकीय रोम होते हैं और सातवां विशेषता है तने पर पत्तियां तथा शाखाएं बाहरी परत से विकसित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी विशेषता है, इसको ध्यान से सुन करके समझेंगे। इसके बाद देखते हैं तने की विशेषता के बाद तने की कार्य, फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम में देखेंगे तने के कुछ कार्य होते हैं, तो इसको भी ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। पहला
पहला है जड़ों द्वारा अवशोषित जल खाद्य को पत्तियों तक संवहित करने का कार्य तना द्वारा किया जाता है। जो जड़ है उसके द्वारा अवशोषित जो खाद्य पदार्थ खनिज लवण है उसको पत्तियों तक विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य है। दूसरा है बाल अवस्था में प्रकाश संश्लेषण भी तने के द्वारा होता है, इसका एक कार्य है। ठीक। तीसरा कार्य है प्ररोह तंत्र का निर्माण, ढांचे का निर्माण। इसमें प्ररोह तंत्र है और ढांचा है उसका निर्माण तना के द्वारा होता है। चौथा है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने में भी तना का कार्य होता है। इसके बाद देखते हैं जड़ और तना में अंतर। तो जड़ और तना में अंतर है, पहले ही साइड हम क्रमांक देते हैं जड़ और तना है। तो पहला देखते हैं जड़ में भ्रूण के मूलांकुर से उत्पादित होता है। जड़ है जो भ्रूण है उसके मूलांकुर से उत्पादित होता है, जबकि तना है प्रांकुर से उत्पादित होता है। ठीक। जड़ भ्रूण के मूलांकुर से और तना है वो प्रांकुर से उत्पादित होता है। दूसरा देखते हैं जड़ तना में अंतर। दूसरा अंतर है जड़ है धनात्मक गुरुत्वीय होता है, यदि वो भूमि के अंदर जाता है धनात्मक गुरुत्वीय होता है, जबकि तना है धनात्मक प्रकाशीय होता है, वो प्रकाश की ओर बढ़ता है। तीसरा है जड़ जो है रंगहीन होता है और जबकि तना है हरे व अन्य रंग का पाया जाता है। उसी प्रकार जड़ चौथा है जड़ में शाखाएं गहराई से उत्पन्न होती है। ये जो शाखित है उसकी शाखाएं गहराई से उत्पन्न होती है, जबकि तना है वो शाखित होता है और जो शाखाएं हैं बाह्य रूप से उत्पादित होता है। उसी प्रकार जड़ का पांचवा जड़ में देखते हैं पर्व और पर्व संधियां, कलियां, फूल आदि अनुपस्थित रहता है, जबकि जड़ में पर्व संधियां, कलियां, फूल आदि उपस्थित होता है। इसी प्रकार जड़ में फिर और तना में अंतर छठवां अंतर देखते हैं अग्रस्त भाग मूल टोक द्वारा सुरक्षित रहता है। उसके अग्रस्त जो भाग होता है जड़ का वो मूल टोक द्वारा सुरक्षित रहता है, जबकि तना है अग्रस्त कलिकाओं द्वारा ये सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार सातवां है अंतर है इसमें जड़ जो है रोम एक कोषीय होता है और जबकि तना है वो बहुकोषीय होता है। तो इस प्रकार जड़ और तना में अंतर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, समझेंगे, है ना। अब हम देखेंगे तनों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो तना के जो रूपांतरण है वो 3 प्रकार के होती है, यानी स्थितिजन्य जो परिवर्तन है वो 3 प्रकार के। इसमें पहला है अधोभूमिक परिवर्तन, अर्धवायवीय परिवर्तन और वायवीय परिवर्तन। ठीक है। तो अधोभूमिक परिवर्तन है ऐसे तने हैं जो भूमि में पाए जाते हैं, और अर्धवायवीय परिवर्तन जो भूमि या वायु दोनों में रहते हैं, और वायवीय परिवर्तन जो है अर्धवायवीय जो है वो भूमि और वायु दोनों में, और वायवीय जो परिवर्तन है पूर्णतः वायु में पाए जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं अधोभूमिक परिवर्तन के बारे में। ठीक। अधोभूमिक जो परिवर्तन है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ये अनेक शाखित पौधे जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने भूमि के ऊपर पाए जाने वाले भाग को जीवित रखने में सक्षम नहीं होते। प्राय पानी की कमी या अधिक ठंड में पौधों के सामने ऐसी कठिनाई आती है, इसलिए पौधे भूमिगत जो भाग है उसमें भोज्य सामग्री जो है उसको एकत्र करते हैं एवं अनुकूलित समय पर जो वायव्य भागों को पुनरुत्पादित कर देते हैं, और उपयुक्त इसके अंतर्गत जो 3 जो भूमिगत तने हैं उसके द्वारा किए जाते हैं। जैसे भूमिगत जो तने हैं वो तनों के कार्य जो है वो जमीन के अंदर रहते हैं, वह जड़ों के ही सदृश दिखाई पड़ते हैं, परंतु हम इनका जो गुण है उसको इस प्रकार समझ सकते हैं, उसको भिन्न कर सकते हैं कि जो भूमिगत जो तना है वो जड़ के समान दिखाई देता है। उसमें जैसे पहला है भूमिगत तनों में सामान्यतः तनों के समान ही पर्व संधियां एवं पर्व इंटरनोड होते हैं। दूसरा है पर्व संधियों पर सल्कपत्र एवं अपस्थानिक जो मूल है वो होती है। तीसरा है सल्कपत्रों के जो कक्ष और कक्षक से तो कलिकाएं होती है एवं भूमिगत तनों के अग्रस्त भाग पर शीर्षस्थ कलिकाएं होती है। भूमिगत जो तना है उसकी आंतरिक रचना सामान्य तनों के समान होती है। ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम पहचान सकते हैं। तो इसमें देखते हैं भूमिगत तना है उसके जो प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम देखेंगे इसमें प्रकल।
जो प्रकंद है भूमिगत तना की, उसमें इसकी जो मुख्य विशेषता है, भोजन संग्रह के कारण ये स्थूलकाय हो जाती है एवं भूमि के क्षैतिज धरातल में बढ़ते हैं। इनकी जो पर्व संधियां पर सल्कपत्र एवं अग्रभाग पर कलिकाएं होती है। ठीक है, जो वायु प्रभु बनाती है, तनों की जो वृद्धि है पार्व कलिका की मदद से होती है। ऐसे प्रकंद संधिधात्री धात्री जो होता है, जो प्रकंद कहलाते हैं, जैसे अदरक है, हल्दी है, फर्न है, इसके जो प्रकंद है पक्षस्थ कलिकाओं द्वारा वायु प्ररोह बनाए जाते हैं, जो शीर्षस्थ कलिकाओं में नहीं होती। ऐसे प्रकंद एकाक्षी प्रकंद कहलाती है। जैसे आइरिस में छोटे छोटे प्रकंदों को मुख्यतः प्रकंद से पृथक कर दिया जाए तो इनमें नए पौधे हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं स्तंभ कंद। जो स्तंभ कंद है, जो भूमि के अंदर बनने वाला मांसल भाग जो कंद है वो कहलाता है। आलू के तनों की जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं वो वृद्धि कर भूमि के अंदर विकसित होकर कंद बना देती है। इसकी जो कार्कयुक्त त्वचा पर अनेक जो गड्ढे सर्पिलाकार रूप में विन्यस्त रहते हैं, जो कि अक्षी कहलाती है। ये कलिकाओं की समतुल्य होती है, क्योंकि इसके जो सल्कपत्र होते हैं इसमें जैसे साइपेरस है, साइपेरस रोटंडस जो होता है, इस प्रकार का ये होता है। इसमें स्तंभ जो कंद है एवं मूल कंद है, इसमें कुछ अंतर है। जैसे स्तंभ कंद में पर्व संधियां एवं कलिकाएं और सल्कपत्र पाए जाते हैं। इनकी आंतरिक जो रचना भी है वो तने के समान होती है। और जो जैसे इसमें मूलकंद में गाजर है, मूली है, इनकी रचनाएं नहीं होती। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सल्ककंद। जो सल्ककंद है तीसरा है, ये अधोभूमि परिवर्तन के अंतर्गत आ रहा है। तो इसे हम भूमिगत जो समपरिवर्तित कलिका है वो कह सकते हैं। इसमें स्तंभ कंद छोटे छोटे होता है, जिसे डिस्क कहा जाता है। जो डिस्क या तने पर अत्यंत पास पास मांसल जो सल्कपत्र है वो लगे होते हैं। ठीक, और जो तने पर पर्व जो है वो बहुत छोटे रहते हैं और तने के निचले भाग में जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो निकलती है। तने के अग्रभाग में शीर्षस्थ कलिकाएं एवं सल्कपत्रों के कक्ष से कक्षस्थ कलिकाएं ये निकलती है। ठीक है, इसमें जो क्या है, सल्कपत्र जो विन्यास है उसके अनुसार जो सल्ककंद है उसको दो प्रकार में बांटते हैं। एक है कंचुकित सल्ककंद। जैसे कंचुकित जो सल्ककंद है उसमें सल्कपत्र एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढके एवं संकेंद्रित होते हैं और बाहर सूखे सल्कपत्र का आवरण होता है जो छिलका बनाता है। जैसे इसमें देखेंगे प्याज जो आता है वो इसका उदाहरण है। और दूसरा है इसमें जो सल्ककंद है उसमें दूसरा सल्की सल्ककंद जो होता है, इसमें जो सल्कपत्र एक दूसरे को ढके नहीं होते। इसमें जैसे लहसुन वसुन को हम देखते हैं, इसमें संपूर्ण जो कलियां हैं वो ढकने के एक आवरण या टूनिक नहीं होता। जैसे लहसुन है, तिल्ली है, इसमें संयुक्त सल्ककंद कहा जाता है। इसकी एक कली सल्ककंद कहलाती है। इसके बाद देखते हैं चौथा, इसमें घनकंद जो होता है, घनकंद। तो घनकंद में यह भूमि में पाया जाने वाला एक बहुत मोटा एवं पर्व वाला स्तंभ है जो भूमि में उदग्र रूप में पाया जाता है। इस पर जो सल्कपत्र और स्थानिक मूल होती है, सूरन या जिमीकंद इसका एक अच्छा उदाहरण है। जब जिमीकंद सब देखे होंगे, है ना, इसमें से जो शीर्षस्थ कलिकाएं हैं वायवीय प्रभु बनाती है। इसमें संग्रहित भोजन है वो काम में लाया जाता है, जो अपस्थानीय कलिकाएं अन्य जो घनकंद है वो बनाती है, जैसे अनाज में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रकंद, घनकंद एवं सल्ककंद में कुछ अंतर है। तो हम देखते हैं प्रकंद, प्रकंद में, और उसके बाद घनकंद, उसके बाद सल्ककंद। तो प्रकंद है वृद्धि भूमि के समानांतर मोटे एवं चपटे होते हैं, जबकि घनकंद है उदग्र वृद्धि और गोलाकार होती है। और सल्ककंद जो है तना आश्रित डिस्क वाला होता है। दूसरा है प्रकंद में जो है वो पर्वसंधियां, सल्कपत्र, कलिकाएं स्पष्ट एवं पर्व अनेक होते हैं, जबकि घनकंद में पर्वसंधियां बहुत आसपास स्थित होती है और जो पर्व है वो एक होता है। और सल्ककंद में पर्वसंधियां पर्व ये नहीं होती। इसके बाद बी वाले को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अर्धवायवीय रूपांतरण को।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू भैया।